तो कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम देखेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था यूनिट वेक्टर्स की मदद से होता है। और हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो शुरू करने से पहले कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक्स रह चुके थे, हम उसे देख लेते हैं जल्दी से। तो शुरू करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का जो था हमारा वो था फाइंडिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक टॉपिक रह गया था, इसे हम देख लेते जल्दी से। इसका मतलब क्या है, ये आपको प्रॉब्लम्स में आएगा ये क्वेश्चन कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, समझिए ऐसा है, दो वेक्टर्स और उसका एंगल थीटा है उन दोनों के बीच में, तो जो ये पैरेललोग्राम बनता है उससे, इसको मैं अच्छे से ज्वाइन करके दिखा देता हूँ, उसका एरिया क्या रहेगा। तो ये प्रॉब्लम आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन। ये हम ले लेते हैं पी बार, इसे ले लेते हैं हम क्यू बार। ठीक है, तो आपको पता है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। ये एरिया है पैरेललोग्राम की। तो उसमें बेस हम पी ले लेते हैं, हमारा पी वेक्टर, और हाइट ले लेते हैं। अभी देखिए हाइट जो है वो परपेंडिकुलर रहता है बेस के, बट हमारा क्यू वेक्टर जो है वो एक इंक्लाइंड है थीटा पे। तो हम क्या करेंगे कि इसका एक कंपोनेंट लेंगे अक्रॉस दिस। तो पहले तो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है, क्योंकि जो एरिया है, एरिया को डायरेक्शन नहीं है अभी, तो हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो बेस तो जो रहेगा हमारा पी रहेगा, पी का मैग्नीट्यूड जो है इनटू जो हाइट रहेगा वो, अभी ये थीटा है हमारा और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो जो अपोजिट साइड रहेगा वो रहेगा क्यू क्यू साइन थीटा। ये सिंपल हो गया। अब जैसे देख सकते हैं ये है पी क्यू साइन थीटा। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो होता है पी क्यू साइन थीटा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का जो मॉड है, मतलब मैग्नीट्यूड है, वो होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए ये बस इतना ही था इसमें। और दूसरा, अगर हमें पैरेललोग्राम की जगह पे ये प्रॉब्लम आता है कि उसका ट्रायंगल बनाइए, मतलब ट्रायंगल का एरिया बताइए, तो और सिंपल हो जाता है वो। आपको ये हम मैसेज से ज्वाइन कर देंगे। ये एंगल हमारा थीटा है, ये हमको हाइट के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। तो फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। तो हमारा बेस था पी और हाइट हमारा आया था क्यू साइन थीटा। तो हो जाएगा हाफ इंटू पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये सिंपल है काफ़ी। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, इसलिए इसमें कवर कर लिया है। तो ठीक है, अभी चलिए शुरू करते हैं हमारा कार्टेशियन सिस्टम। तो ठीक है, शुरू करते हैं और हम पहले डेफिनेशंस देख लेंगे वापस से। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन रहता है, ये हमें पता है। यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। अगर आप लिखते थे ये एन कैप एम कैप, तो ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करे, क्योंकि सिर्फ इनको डायरेक्शन ही होता है, इनका मैग्नीट्यूड वन होता है, इसलिए हम वो लिखते नहीं है। तो एम कैप हो गया, जिस भी स्मॉल लेटर के आप ऊपर कैप लगा दो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिसका टेल एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे टेल रहता है। अच्छे से बना लेता हूँ, एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका यूनिट वेक्टर, समझिए इसका नाम ले लेता हूँ मैं बी पॉइंट, और ये है ओ। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है, ओ बी वेक्टर जो है ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो अभी जो यूनिट वेक्टर है, सॉरी, ये ओ बी आपका पोजीशन वेक्टर है। तो अभी जो यूनिट वेक्टर है इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये है पी वेक्टर जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसको मैं ले लेता हूँ पी वेक्टर, इसका यूनिट मैं दे देता हूँ कि ये 5 यूनिट है। सेम एक और वेक्टर है जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका यूनिट 1 है, ये यूनिट वेक्टर, इसका नाम मैं ले लेता हूँ एन कैप। तो मैं पी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख दूंगा फाई एन कैप। जैसे कि आप देख सकते हो कि इधर जो फाई है वो हमारा मैग्नीट्यूड बता रहा है, और जो एन कैप है वो हमें डायरेक्शन दे रहा है। तो इसी तरह से हम यूनिट वेक्टर के मदद से हम अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, अभी जो है हम अपना कार्टेशियन सिस्टम देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें कोऑर्डिनेट्स रहते थे पॉइंट के, जैसे कि ये बी पॉइंट है, समझे ये है 4,5 पे है, मतलब वो एक्स एक्सिस पे 4 डिस्टेंस पे है, 4 यूनिट्स पे है, और वाई पे वो 5 यूनिट्स पे है। तो सेम अभी वेक्टर्स के टर्म में हम समझिए हमारे इधर एक यूनिट वेक्टर है, उसको मैं नाम दे देता हूँ, समझिए आई कैप है ये। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये है 4 आई कैप, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैं दे देता हूँ इसको जे कैप, तो ये है समझिए 5 जे कैप। तो जो हमारा ओ बी वेक्टर है, ये देखिए ये यूनिट वेक्टर 4 आई कैप है जो एक्सिस के अलॉन्ग है, ये यूनिट वेक्टर 5 जे कैप है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इन दोनों का जो एडिशन है पैरेललोग्राम लॉ से वो बनता है ओ बी वेक्टर, और वो रहेगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने एक पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में बताया। और मैग्नीट्यूड क्या होगा इस ओ बी का, तो वो भी होगा √4² प्लस 5²। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, हम हाइपोटेन्यूस थ्योरम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इस पर। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी वेक्टर को हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है तो हम यूनिट वेक्टर की मदद से कर सकते हैं। और उसी के लिए हमने 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर रखे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। तो जो जो यूनिट वेक्टर है जो हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसे हम बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस पे जो है उसको हम बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस पे जो है हम उसको बोलते हैं के कैप। तो इन्हीं मदद से हम स्पेस में कोई भी एक वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं इसे। ठीक है, अभी पोजीशन वेक्टर का भी हम देखते हैं इसमें क्या यूज़ है। तो मैं एक सिंपल ले लेता हूँ, एक्स वाई प्लेन ले लिया है मैंने, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। इधर समझिए एक है हमारा वेक्टर जिसका नाम है ए बी, पॉइंट से ए बी, और उसे इसे बोलते हैं हम ए बी वेक्टर। ठीक है, तो अभी हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, इसके इक्वेशंस देने हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे ओरिजिन टू इनके रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पे। तो ये हो गया हमारा ओ बी वेक्टर, ये हो गया हमारा ओ ए वेक्टर। ठीक है, अगर आप इन 3 वेक्टर्स को देखेंगे तो आपको ट्रायंगल लॉ की याद आएगी। देखिए कि जो ओ ए वेक्टर का हेड है वो ए बी वेक्टर के टेल पर है। तो हम वेक्टर ट्रायंगल वेक्टर का इक्वेशन लिख देते हैं कि फिर जो हमारा रिजल्टेंट ओ बी वेक्टर रहेगा वो रहेगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। बट इधर हमको ए बी निकालना है तो हम ए बी को रखते हैं और इसको साइड में भेजते हैं, तो हो जाएगा वो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो जैसा कि देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 पोजीशन वेक्टर है पॉइंट्स के तो हम ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। और हमको ये कैसा पता चलेगा ओ बी वेक्टर, ये सब हमें यूनिट वेक्टर्स के मदद से पता चलेगा। तो ये है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम इस पर प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, पर उससे पहला हम कार्टेशियन सिस्टम को क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में यूज़ करके देखेंगे और हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे हमारा पहले था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो रहता है वो रहता है ए बी कॉस थीटा। अभी हम उसे कार्टेशियन सिस्टम के इसमें लिखेंगे, और ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो रहता है वो होता है ए बी साइन थीटा इंटू कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं एन कैप। ठीक है, तो मैं 2 वेक्टर्स लेता हूँ, मैं 2 वेक्टर ले रहा हूँ जिसका नाम है ए वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स वाई जेड को मैं लेता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये इसके पार्टीशन कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं आप, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। बी वेक्टर ले लेता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ मैं बी एक्स आई कैप प्लस बी ए बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो अभी मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अभी आप एसोसिएटिव लॉ यूज़ करेंगे और इसको एक्सपांड करेंगे। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, एक्सपांशन का रिजल्ट क्या आएगा,
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वैसे आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। देखिए ए एक्स जो है ये पहला तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए वाई तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए जेड तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं वही लिख रहा हूँ। मैं नीचे लिखता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। और ये लास्ट हमारा ठीक है। तो ये हमारा एक्सपांड हो गया है ये से। अभी इधर आपको देखने का है कि जो हमारे दो वेक्टर्स है आई कैप इंटू आई कैप डॉट आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, इसके रिजल्ट्स क्या है, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं। जैसे कि आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, आई कैप डॉट आई कैप का क्या आएगा कि उनका मैग्नीट्यूड्स आई इंटू उनके बीच का जो रहेगा एंगल। अब ये तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब जैसे कि देख सकते हैं कि आई और आई के बीच में एंगल तो रहेगा 0, तो कॉस 0 हो गया 1, तो मतलब आई कैप डॉट आई कैप जो रहेगा 1 आंसर आएगा। सेम जे कैप डॉट जे कैप 1 आएगा सेम, ठीक है। जो सेम टर्म्स है उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 1 रहेगा। अभी हम आई कैप डॉट जे कैप देखते हैं, तो ये हो जाएगा आई इंटू जे इंटू कॉस थीटा, कॉस हमारा जो एंगल रहेगा, और ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ये लोग, तो इसका आंसर है कॉस 90 0 आएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं जब हमारे पास सेम टर्म्स रहेंगे तो ही हमारा आंसर 1 आएगा, और अगर डिफरेंट टर्म्स रहेंगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो जो जितने भी 0 टर्म्स है वो सब कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ जो सेम टर्म बचेंगे, तो जैसे कि ये हो गया ये और ये, तो मैं ऊपर मिटा के इसे लिख लेता हूँ। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रहेगा, सॉरी, बार डॉट बी बार जो रहेगा वो आएगा हमारा ए एक्स डॉट बी एक्स, क्योंकि आई कैप इंटू आई कैप का वैल्यू 1 आता है तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, प्लस ए वाई डॉट बी वाई प्लस ए जेड डॉट बी जेड। तो जैसा कि देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है और हमें उनके पता है कि उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब कार्टेशियन सिस्टम में उनके वैल्यूज़ क्या है यूनिट वेक्टर के साथ, तो हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं जो रहेगा ए एक्स डॉट बी एक्स। मतलब आपको सिर्फ डायरेक्टली सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है, सेम मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है डॉट प्रोडक्ट का कि इसका जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, मतलब सेम जो सेम अलॉन्ग एक्सिस है उनको बस डायरेक्टली उनके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो सेम मैंने नीचे लिखा है इक्वेशन ये वैसा ही बनेगा, लेकिन बस जो हमारा वेक्टर्स जो यूनिट वेक्टर्स के मल्टीपल थे, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप का आंसर 1 आता था और डिफरेंट रहते थे तो 0 आता था, इधर उल्टा होगा क्योंकि इधर साइन थीटा आता है। लेकिन जो इधर 1 आएगा इधर डायरेक्शंस भी रहेंगे, तो मैं उसको बता देता हूँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो सेम टर्म्स रहेंगे, जो सेम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे और ये क्रॉस करना है, इधर डॉट नहीं है, वो 0 आएंगे। ठीक है, बट जो डिफरेंट टर्म्स है जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए आई कैप ये है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जे कैप वाई के अलॉन्ग है, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर बने हैं दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज़ वो जेड एक्सिस पे होगा और वो के कैप होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है। और अगर जे कैप क्रॉस वाई कैप सॉरी जे कैप क्रॉस के कैप है तो उसका रिजल्ट आएगा आई कैप। तो ये हम कैसे याद रखेंगे, इसको याद करना पड़ेगा। वैसे तो बड़ा सिंपल है,
बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप, जैसे हमने पहले में किया था आई कैप डॉट जे कैप, सॉरी डॉट नहीं करना है, आप क्रॉस करना है, आई कैप क्रॉस जे कैप उस टू के कैप आया था, लेकिन अगर आप जे कैप क्रॉस आई कैप लोगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। जैसा मैं बताया था कि डायरेक्शन की वजह से वो उल्टा हो जाएगा। तो आपको ये कैसे याद रखना है, इसका एक सिंपल ट्रिक है हमारे पास। आप ऐसा लिख दीजिए, आई है, ये जे है और ये के है, इनको ट्रायंगल में ऐसा लिख दीजिए और एक क्लॉकवाइज ऐसा एक कर्व बना दीजिए, एरोस के क्लॉकवाइज है। तो अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हैं तो आपका आंसर के कैप आएगा, क्योंकि आप ये कर्व के अलॉन्ग, मतलब ये काउंटर, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप के कैप क्रॉस जे कैप, मतलब आप पहले के कैप को रख रहे हो फिर जे कैप की तरफ जा रहे हो, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव में। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं फिर से कि अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप है, मतलब आई टू अब जे जा रहे हो, बराबर क्लॉक के साथ जा रहे हो, इसका आंसर पॉजिटिव के कैप आएगा। बट अगर आप जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हो, मतलब जे टू आई जा रहे हो, तो एक क्लॉक के अगेंस्ट है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। तो आप ये यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं टर्म को। तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। इसका रिजल्ट आएगा ए एक्स बी वाई के कैप प्लस, देखिए ये ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा के कैप, ये आई, तो इसको मिटा दिया मैंने, फिर से लिख देता हूँ। तो आई कैप क्रॉस के कैप, आई टू के जा रहा है, मतलब नेगेटिव जे कैप आएगा। इसको मैं लिख देता हूँ, मैंने माइनस पहले लिख दिया है। नेक्स्ट जे कैप डॉट जे कैप क्रॉस आई कैप, इधर सब बस दूसरे इसमें क्रॉस कर देना डॉट की जगह पे और सब ठीक हो जाएगा, मतलब सब सेम ही रहेगा। तो जे कैप क्रॉस आई कैप, ये होगा नेगेटिव के कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि सेम है वो लोग दोनों, थीटा ज़ीरो है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। जे कैप क्रॉस के कैप, जे के आई, पॉजिटिव आई आएगा तो उसको मैं लिख देता हूँ प्लस ए वाई बी जेड, तो आई कैप, फिर है के कैप क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई, ये पॉजिटिव जे कैप आएगा, प्लस के कैप क्रॉस जे कैप, के टू जे मतलब माइनस, क्योंकि उल्टा जा रहा तो माइनस आई कैप, और लास्ट में है जे कैप हो जाएगा ज़ीरो। तो देख सकते हैं कि हमारे पास टर्म्स आए हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आए हैं वहाँ वहाँ आए ले लेंगे। पहले आए में लिख लेता हूँ, आए बाहर ले लेता हूँ, कौन सा टर्म है ये, और ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। और क्या है हमारे पास, जे, प्लस जे में लिख देता हूँ मैं, जे का है ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। और हमारे पास के है ए एक्स बी वाई, इसको मिटा देता हूँ, बी वाई माइनस के का दूसरा है ये ए वाई बी एक्स। तो अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे ध्यान से तो ये पैटर्न एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो हमें डिटर्मिनेंट में दिखता है। डिटर्मिनेंट को आपको याद होगा, इक्वेशन एक सिंपल लिख देता हूँ, 2/2 वाला 3 2 1 2, तो आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, -1 को 2 से, आप बस इन्वर्स टाइप करते हो। सेम वैसा ही हो रहा है कि देखिए ए वाई पहला ए वाई बी जेड से हो रहा है, अब इधर ए जेड बी वाई से हो रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट का एक
फॉर्म है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप इधर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए एक्स ए वाई के साथ है तो इधर ए वाई आएगा, इधर ए जेड ए एक्स बी एक्स बी वाई बी जेड। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। ये दोनों भी फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। अगर आपको डेरिवेशन में थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई है, वैसे तो बहुत सिंपल है, तो आपको डेरिवेशन समझने में मुश्किल हुई हो या नहीं समझ में आया तो भी कोई चिंता की बात नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट भी देख लिया हमने। अब हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला अभी तक हमने देखे हैं। तो रिवीजन जैसा है ये। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो आपको रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये एक आपका फॉर्मूला हुआ। डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, यह है ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और हमने अभी नया देखा कार्टेशियन मेथड में, ये होता है ए एक्स बी एक्स प्लस बी वाई बी जेड प्लस सॉरी ए एक्स बी वाई ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और क्रॉस प्रोडक्ट में होता है आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, और हमने पैरेललोग्राम का एरिया देखा था, जो होता है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ट्राइंगल का था हाफ इंटू। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिया है, इसमें टू फोर्सेस F1 और F2 दिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड, ठीक है चलिए शुरू करते हैं। दोनों का फाई एन है, तो पहले हम डेटा लिख लेंगे, हमारे पास जो गिवन डेटा है। मीडियम मैंने लास्ट में एक बस एंट्रेंस का प्रॉब्लम डाला है, वो मैं आपको सबसे पहले डेटा लिखने की जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। F1 F2 आपके है 5 न्यूटन्स, और आपको इंक्लिनेशन भी दिया है, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है 60, और आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट। तो मतलब हमारे पास एक ब्लॉक है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम दो फोर्स लगा रहे हैं, समझिए ऐसे, या तो एक ही पॉइंट पे दो फोर्स लगाए हैं और उन दोनों के बीच का एंगल है। आप इसको रिजॉल्व करके ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब आप इसका पोजीशन चेंज करके आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, और आपको रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपल है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का हमारे पास फॉर्मूला था, जो है R इक्वल्स टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, और इधर कॉस 60 लिख देंगे। F1 F2 की वैल्यूज़ हमको पता है, तो हम इसको डायरेक्टली पुट करके हमारा आंसर न्यूटन्स में आ जाएगा। तो ठीक है, काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आता है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम, इफ़ ए वेक्टर इज गिवन एंड बी वेक्टर इज गिवन, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, मैं लेता हूँ इसको, हमने मल्टीप्लिकेशन के टाइम देखा था, ये आपका बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर मतलब कि आप इस ए वेक्टर को ऐसा रिजॉल्व करोगे कि उसका एक कंपोनेंट अलॉन्ग द बी वेक्टर रहेगा, तो ये रहता है ए कॉस थीटा। तो आपको ए कॉस थीटा फाइंड करना है। तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, मतलब इक्वेशन दी हुई है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें आता है ए बी कॉस थीटा, इसमें से आपको बस ये फाइंड करना है, ये दोनों आप बी को ऐसा कर सकते हो। तो ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये है आपका कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी,
और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, आपको ये मल्टीप्लिकेशन करनी है। बी का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा रूट ऑफ, ये हाइपोटेनस थ्योरम जैसा मैंने बताया था। ऊपर वाला जो होगा सिंप्लीफाई होके कैसा होएगा कि सेम टर्म्स जो आई कैप के साथ है वो सब मल्टीप्लाई होंगे, मतलब कि 2 × 3 प्लस ये दोनों 7 × 2 प्लस 3 × 5 और नीचे सेम रहेगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको इसका आंसर आ जाएगा यूनिट्स में, जो भी इसका यूनिट रहेगा, यूनिट नहीं है तो मैग्नीट्यूड आएगा यूनिट्स। ठीक है, ये थर्ड प्रॉब्लम देखिए। फाइंड ए इफ ए वेक्टर इज गिवन एंड बी वेक्टर इज गिवन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर का मतलब उन दोनों के बीच का जो एंगल है, वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो है 90, थीटा 90 है। तो इसका फ़ायदा कहाँ पर हो सकता है हमें, देखिए अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दोनों का तो ए बी साइन थीटा होता है, तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, बट साथ में उसका आपको डायरेक्शन भी देना पड़ता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको डायरेक्शन टर्म आ गया है। लेकिन अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हो जाएगा वो ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। और आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह पे आप ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और आपको एक इक्वेशन आ जाएगी जो इक्वल टू 0 है, और इक्वेट करके आपको ए का वैल्यू आ जाएगा। मैं फिर भी आपको तो करके दिखा देता हूँ। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह पे मैं डायरेक्ट अभी आंसर लिख दे रहा हूँ, 3 × a प्लस -2 × 2 प्लस 4 × 1 इक्वल्स टू 0। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखिए, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनके एंगल पता नहीं हमको, तो मैं ऐसे दिखाता नहीं। तो ये आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, बी वेक्टर और ए वेक्टर, और आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर जो इन दोनों को परपेंडिकुलर हो। मतलब कि अगर ये दोनों अगर एक प्लेन में है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, जैसे कि अभी एक्स वाई प्लेन में इनका परपेंडिकुलर स्क्रीन से बाहर आएगा जेड एक्सिस में, मतलब ये अगर एक्स वाई है तो ऐसा वेक्टर हमको तभी मिलता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें न्यू वेक्टर मिलता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इधर हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर क्या आता है, ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप ले लेता हूँ, और आपको ये फाइंड करना है, एन कैप फाइंड करना है, या यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ड प्लेन। तो आपको ये कैसा कर सकते हैं, आप ए क्रॉस बी की जगह पे आप लिख सकते हो आई कैप जे कैप के कैप, और ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1 - 2 1 सेकेंड के लिए 2 के कैप का 0 है -1। ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर सकते हैं। ए बी का वैल्यू है तो ए का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो रूट ऑफ 1² प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1², और बी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो रहेगा 2² प्लस 1²। ठीक है, अभी साइन थीटा का क्या करें हमको थीटा तो पता नहीं है, तो अभी के लिए मैं साइन थीटा रखता हूँ। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, डॉट एन कैप। तो साइन थीटा निकालने के पहले हमको ये स्टेप से एक और पहला चीज़ करना पड़ेगा। थीटा निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो आपको आएगा ए बी कॉस थीटा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह पे आप अपना कार्टेशियन यूज़ कर सकते हैं, जो है इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 × i × i जो रहेगा
जो आई के साथ है उस मल्टीप्लिकेशन में प्लस -2 J0 है तो इंटू 0 प्लस K है 1 इंटू -1, ठीक है, इक्वल्स टू सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अभी क्या हम कैसे करते हैं इसको, सिर्फ A इंटू बी रखते हैं इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आप इसका मैग्नीट्यूड सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आपको थीटा इधर से मिलेगा और इधर का थीटा आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा में, तो आपको ये भी मिल जाएगा। फिर आप एन कैप निकाल सकते हैं सबको नीचे लेके जाके, ठीक है। डिटर्मिनेंट भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा आई कैप, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा होगा -2 इंटू -1, ये हो जाएगा 2 -1 इंटू 0 0 हो गया, प्लस जे कैप में करेंगे, जे कैप लेंगे तो आप ये दो टर्म लेंगे 1 इंटू -1, ये ऐसा हो जाएगा -1 -2 इंटू 1 हो जाएगा 2, प्लस के कैप लेंगे, के कैप के लिए आप इन दोनों को करेंगे, हो जाएगा 0 -4। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म कर देंगे तो आपको आ जाएगा अपना यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये एक्चुअल में इक्वेशन मुश्किल नहीं थी, बस ये लेंदी है क्योंकि आपको इधर से थीटा निकालना पड़ेगा, फिर आपको इधर लेके जाना पड़ेगा, तो बस ये लेंदी है, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, ये हमारे सिंपल प्रॉब्लम्स थे, थोड़े आपको मुश्किल लगे भी हो सकते हैं, तो कोई तकलीफ़ नहीं है, ये प्रैक्टिस के साथ आता है। तो ये हमारा एंट्रेंस का प्रॉब्लम है, एक IIT 1988 का है, काफ़ी सिंपल है, और इससे भी टफ प्रॉब्लम्स थे बट आपको थियरी बताई ही है उसके रिलेटेड ही है ये। और जो आगे के जो टफ है वो आपको आगे वेक्टर्स के और भी है थियरीज है जो मैं आगे कवर करूँगा। तो अभी के लिए ये देख लेते हैं ये प्रॉब्लम। तो मैं रीड करता हूँ। द स्पीड ऑफ अ बोट इज़ 50 km/h इन स्टिल वाटर. It crosses a river of width 1 kilometer along the shortest path possible path in 15 minutes. The velocity of the river water is, हमको ये velocity निकालनी है रिवर की। तो ये पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। तो जो हमारा विड्थ है रिवर को मैं ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो विड्थ है वो है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो जो हमारा बोटमैन है या जो हमारी बोट है वो ड्रॉ करता हूँ, वो 5 km/h की स्पीड से चलती है स्टिल वाटर पे। मतलब कि जो बोटमैन है उतना उतना ताकतवर है कि वो 5 km/h की रफ्तार से चप्पू चला सकता है। तो अभी वो बोटमैन इस रिवर को क्रॉस कर रहा है, तो वो स्ट्रेट रिवर क्रॉस करने की कोशिश करेगा क्योंकि कम से कम शॉर्टेस्ट पाथ है ये, ठीक है। लेकिन it crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes. वो 1 किलोमीटर विड्थ की रिवर को 15 मिनट्स में क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका स्पीड कितना हुआ, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को आप मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो आवर्स हो जाएगा। तो वो 4 km/h की रफ्तार से उसने एक्चुअल में रिवर क्रॉस किया। बट ऐसा कैसा कि उसकी स्पीड जो थी वो 5 km/h है बट वो 4 की कैसे कर सकता है, क्योंकि इधर जो रिवर है वो फ्लो हो रही है। जो रिवर है समझिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो वो स्ट्रेट पाथ वो नहीं फॉलो कर पाएगा क्योंकि रिवर फ्लो हो रही है, इसलिए वो एक टेढ़े पाथ में जाएगा। इसका रीज़न क्या है, हमने रिजल्टेंट एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखे थे। तो फिर से दिखाता हूँ कि अगर वो स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहा है बट रिवर है उसको नीचे इतने से ले रही है, तो ये रिजल्टेंट पाथ वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ। तो जो बोटमैन है, जो बोट है, वो ये पाथ फॉलो करके जाएगी, वो स्ट्रेट नहीं जा पाएगी। बट जो बोटमैन है वो तो अपनी बोट को मतलब कि चप्पू जो है वो तो 5 km/h की स्पीड से ही चलाएगा। मतलब जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो उसने 5 km/h की स्पीड से ही किया है, क्योंकि वाटर उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा है, वो वाटर के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, वो जैसा जा रहा था वो वैसे ही जा रहा है, बस वाटर उसको साइड से पुश कर रही है। तो वो उसके लिए तो वो उतना शक्तिशाली है, तो वो 5 km/h की स्पीड से ही इधर जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें फाइंड करना है कि
जो हमारा वाटर का वेलोसिटी है वो क्या है। तो हम काफ़ी नंबर ऑफ वे से कर सकते हैं इसे, रिजोल्यूशन भी उनमें से एक है, बट मैं वो नहीं ले रहा हूँ। तो कैसे करेंगे इसे? तो हम हमारे हमें एक गिवन है डेटा कि इट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स। इसका आंसर हमारा था 4 किलोमीटर पर आवर। तो कैसा है कि जो बोटमैन है वो बोट चलाया 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, बट जब उसने रिवर का एंड क्रॉस किया और उसने मतलब कैलकुलेट किया तो उसको ऐसा फील हुआ कि उसने 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई है। तो जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, मतलब अगर हम उसे स्ट्रेट ले लेते हैं कि उसने 1 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट्स में क्रॉस किया है, तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो होती है 4 किलोमीटर पर आवर। तो उसको ऐसा फील होगा कि भाई मैंने तो 4 किलोमीटर पर आवर की, भले मैंने कितना भी शक्ति लगाया बट मैं टाइम देख रहा हूँ तो मैं तो 4 किलोमीटर पर आवर की गया था। क्यों? क्योंकि जो रिवर वेलोसिटी है वो उसे नीचे भी पुल कर रही है। तो हमको ये फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रिवर। आपको ये दोनों मैग्नीट्यूड पता है तो अब सिंपल कैलकुलेशन है, हाइपोटेनस जैसा है, और आपका आंसर इसका आ जाएगा 3। ये मैं इसलिए मैं इसमें इतना कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एक एंट्रेंस का प्रॉब्लम है। ये आपको देख के ही आपको एनालाइज करना पड़ता है प्रॉब्लम को, और फटाक से आपको आंसर देना पड़ता है। इसलिए मैं इसमें आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करूँगा, आप इस पर सोचिए और आपको आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, स्केलर्स वेक्टर्स इधर ही हमारा कंप्लीट होता है जितना 11th फिज़िक्स में है, 12th में भी है, और मैथमेटिक्स में भी अलग से है, तो वो सब भी हम करेंगे। लेकिन अभी हम स्केलर वेक्टर्स का टॉपिक इधर तक ही रखते हैं। तो वीडियो इधर ही बस कर रहे हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, जो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।